हेलो साथियों, कैसे आप सब? ठीक ठाक। चलिए आज जो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल में। साथियों, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार हम आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं। तो सॉल्यूशन को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आइए सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पर है, क्या है हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग भी साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देते चले जाइएगा, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि विलियन है, यानी सॉल्यूशन इज। सॉल्यूशन जब आप बनाते हैं तब पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी, यानी पानी में चीनी को घुलाते हैं, घुल जाता है। पानी का ताम घुलाएंगे, चीनी का ताम घुलेंगे, दोनों का नेचर सेम रहता है, तो ये समांगी मिश्रण है। जब दोनों का नेचर सेम है तो समझ जाओ समांगी मिश्रण है। एक तरफा प्यार समांगी नहीं है, दो तरफा, दोनों तरफ से प्यार, यानी लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। मतलब विलियन उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी आंसर बहुत सस्ता है, समांगी मिश्रण। और विलियन कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण, यानी आप पानी में मिलाते हो चीनी, बनता है आपका का शरबत। क्या बनता है? शरबत। ये जो पानी है, पानी घुलाता है, इसको तो आप कहते हैं विलायक। चीनी जो है घुलता है, इसको कहते हैं विलय। और जब दोनों मिल जाता है तो बनता है विलियन। यानी जब भी विलियन की बात करेंगे, जब भी विलियन की बात करेंगे उसमें दो चीज होगा, एक विलायक होगा, एक विलय होगा। तो विलियन कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। विलायक कहेगा मैं घुलाऊंगा, विलय कहेगा मैं घुलूंगा। जैसे मेरा और आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए? मेरा और आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए? हम कहेंगे पढ़ाएंगे, आप कहेगा पढ़ेंगे, दोनों का नेचर समान है, केमिस्ट्री में 90 नंबर आएगा। आओगे? पक्का लाओगे? अगर हम कहेंगे पढ़ाएंगे, हम कितना मेहनत कर रहे हैं, आपको हम नहीं पढ़ेंगे तो दोनों आदमी का नेचर समान नहीं है, तो भैया कुछ भी हो सकता है, केमिस्ट्री में घोलटी हो सकता है बच्चा सब। तब कहेगा सर जी अच्छा से नहीं पढ़ाए। इसलिए हम दोनों का रिलेशन होना चाहिए समांगी। हम कह रहे पढ़ाएंगे, आपकी सर पढ़ेंगे, पढ़ाइए एकदम, तब विलियन कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। पहला क्वेश्चन हम लोग का डील हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द्विअंगी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था एक ऐसा विलियन जिसमें केवल दो अवयव हो। द्वि मतलब दो, अंगी माने अवयव, बाइनरी मींस क्या होता है? जिसमें केवल कितना अवयव हो? दो अवयव हो। जैसे पानी हो चीनी हो, पानी हो ग्लूकोज हो, पानी हो यूरिया हो, जिसमें दो अवयव होगा, केवल दो अवयव होगा, उसी को हम लोग द्विअंगी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो अवयव, यानी बाइनरी सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसी विलियन की, कोई विलियन है कि सांद्रता को व्यक्त करने, देखो विलियन की जब हम लोग सांद्रता को व्यक्त करते हैं, विलियन का यानी सॉल्यूशन का जब हम लोग कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को व्यक्त करते हैं, तो देखो मोलरता के रूप में व्यक्त करते हैं, मोललता के रूप में व्यक्त करते हैं, मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करते हैं, हाँ, और नॉर्मलता के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो भी सीख जाइए। मोलैरिटी के टर्म में, मोलैरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, हाँ, मोलैलिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, हाँ, मोल फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, और नॉर्मेलिटी के रूप में, नॉर्मेलिटी के रूप में लिखते हैं। तो ताप पर निर्भर कौन, उसके बाद क्या कहता, कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। देखिए जिसके फॉर्मूला में आयतन आ जाता है, वॉल्यूम आ जाए, समझो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और जिसके आयतन में, फॉर्मूला में आयतन नहीं आए, वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। ये मोलरता भी आपका, मोलरता में भी आयतन आता है, ये ताप पर निर्भर करेगा। मोल प्रभाज नहीं करेगा, नॉर्मलता भी करेगा, मोललता भी नहीं करेगा। आंसर में देखिए क्या क्या है, मोलरता ये तो भैया करेगा, कोहरा कौन नहीं करेगा, यानी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच इज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर विल बी, क्या होगा? मोलरता नहीं होगा, नॉर्मलता भी नहीं होगा, फॉर्मलता भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? मोललता। ये जो मोललता है यानी मोलैलिटी है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए आंसर आप याद रखिएगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आयल बात? कोनो दिक्कत है? नहीं है ना। 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन डील कर लिए। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आहा,
बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव, कौन प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, यानी टिंडल इफेक्ट सॉन इट, किसमें, विलियन में, अवक्षेप में, सॉल में। ये सॉल में देखो, विलियन तो क्या होता है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन मतलब पानी चीनी वाला। अवक्षेप मतलब होता है कोई रिएक्शन करा रहे हैं बर्तन के नीचे में, पेंदी में बन गया तो उसको अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया। सॉल होता है कि जो विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, सॉल में, यानी कोलाइडी सॉल में, कोलाइडल सॉल में। तो याद रखिएगा सॉल का आंसर हो जाएगा इसका। अगला नंबर का क्वेश्चन है कि परासरण दाब, क्वेश्चन को पढ़िए सब लोग। परासरण दाब, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं, यानी परासरण दाब को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सप्रेस इज, पाई बराबर होता है CRT। परासरण दाब एक अनुषंग गुणधर्म होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कोई पूछेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने हैं, 4। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। तो ये जो परासरण दाब पाई बराबर CRT होता है, ये परासरण दाब को पाई से लिखा जाता है, और ये जो पाई है यही परासरण दाब है, तो एक प्रकार का दाब है। P बराबर CRT भी आप टिक कर सकते हो, तो आंसर हमारा ए ही हो जाएगा, P बराबर CRT। P मतलब प्रेशर, P माने क्या, प्रेशर, P बराबर CRT, P बराबर CRT, P बराबर CRT, याद रखना P बराबर क्या, CRT, P बराबर CRT। क्लियर। अब अगला नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्धपरागम झिल्ली से, ध्यान से सुनना, अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अर्धपरागम झिल्ली जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, अर्धपरागम झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, है ना। आर दे एबल टू पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निकलता है। इस तरह का झिल्लियां होती है, और ये आपका विलियन में होता है SPM लगा हुआ। तो ये सिर्फ कहता है, जैसे चाय बनाते हो ना, तो चाय बनाते हो तो छकना देखो ना, छकना, वही छकना का काम करता है SPM। SPM किसका काम करता है, छकना का। छकना कहता है रे चाय पत्ती हम तोरा कभी जाने नहीं देंगे, विलायक को कहेंगे जो जो जो, यानी जो द्रव हो को जो। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सोल्यूट पार्टिकल को नहीं जाने देता है, सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देता है। जो भी आपका द्रव अणु होता है सिर्फ उसको कहता पास हो जाओ, जाओ जाओ, तुमको कोई रोक नहीं है। रोक किसको है, विलय के कण को। इसलिए याद रखिएगा अर्धपरागम झिल्ली में जो भी हमारा अर्धपरागम झिल्ली होगा, SPM होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, परासरण क्रिया में सिर्फ उससे सॉल्वेंट के अणु यानी विलायक के अणु निकल पाते हैं। किसके अणु, विलायक के अणु निकल पाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B यानी विलायक के अणु। अगले नंबर में, अगला नंबर यानी 7 नंबर का क्या क्वेश्चन कहता है ये भी देख लेते हैं। निम्न में कौन विलियन के लिए अनुषंग गुणधर्म है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम अभी जस्ट बोले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। किसी को बताइएगा नहीं, सिर्फ आप जानिएगा। कौन कौन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हाँ याद कर लो, हिमांक का अवनमन, किसका, हिमांक का अवनमन, और परासरण दाब। तो देखो कहता कौन सा है, तो परासरण दाब है। ये सब में कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया, ले आया मैं क्वेश्चन को, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, जान लो भाई। निम्नलिखित में कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। हम आपको बोले ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होता, मोललता है, मोललता है या मोललता यानी मोलैलिटी टेम्परेचर द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर द्वारा कौन अफेक्टेड नहीं होता है, आंसर होगा मोलैलिटी यानी मोललता। समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आपके लिए आपके स्क्रीन पर यह प्रश्न है भैया, देखो क्या, घोलक के 1 किग्रा में, यानी कोई घोलक है मतलब विलायक है, विलायक का ही दूसरा नाम घोलक है, सॉल्वेंट है। घोलक के 1 किलोग्राम में उपस्थित घुल्य यानी विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं,
इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, यानी जब आप 1 kg सॉल्वेंट लेते हो और इसमें विलय का जितना मोल घुलता है, विलय का यानी सोल्यूट का जितना मोल घुलता है, इसी की संख्या को हम लोग कहते हैं मोललता। क्या कहते हैं? मोललता। अगर कोई पूछेगा मोललता क्या है, कहेंगे 1 केजी घोलक में घुल का कितना मोल घुला है, इसकी संख्या को ही मोललता कहते हैं। तो आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। क्या कहते हैं? मोललिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी। इसको हम लोग आंसर में क्या बोलेंगे? मोललिटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाइयों? मोललिटी। अगला नंबर आपके लिए आ गया है, जाना नहीं है बस पूरा पढ़ना है। निम्नलिखित में कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है? अभी हम बोले 4 प्रकार का होता है। हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बीपी एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हो। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी है, ये नहीं है। प्रकाशिक सक्रियता यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखिएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरण दाब। अब आइए 11 नंबर का क्वेश्चन। मजा आ रहा है? ऐसे जो पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज हम 20-20 क्वेश्चन का हम सेट बना लिए हैं। टोटल अगर मान लो 12 चैप्टर आपको पढ़ाना है तो 240 ऑब्जेक्टिव होगा, और एक ऑब्जेक्टिव में ऐसा लगता है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी टर्म है सब कुछ को डील कर देते हैं। तो इसी तरह से फिर एक नया एपिसोड आएगा। इस एपिसोड को बड़ा प्यार देंगे तो आप लोग बड़ा नया एपिसोड में आपको फिर लाएंगे। तो कहता मोलरता की इकाई होती है, यानी मोलरता की इकाई क्या होती? द यूनिट ऑफ मोलरिटी। अगर मोलरता की इकाई पूछेगा तो बोलना मोल पर लीटर। अगर मोलरता की इकाई पूछेगा तो बोलना मोल पर केजी, ठीक है। अगर नॉर्मलता की इकाई पूछेगा तो बोलना ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हमको क्या पूछा है? यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोलरता, तो मोल बटे लीटर, मोल पर लीटर। समझे? समझ गए? आइए अगले नंबर पे लेकर चलते हैं आपको। अगला नंबर का क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज के लिए वांट ऑफ गुणक यानी आई का मान होता है, यानी द वैल्यू ऑफ आई फॉर ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज रहे, ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हो ना, C6H12O6। चाहे सुक्रोज रहे, सुक्रोज माने चीनी, बोलो फॉर्मूला C12H22O11। चाहे आपका यूरिया रहे, यूरिया बोलो NH2CO NH2, यानी जिसका अपघटन नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इन तीनों के लिए आई, वांट ऑफ गुणक को आई से लिखते हैं। आई बराबर होता है 1, जो नहीं टूटेगा, ना ही संयोजन होगा और ना ही उसका वियोजन होगा, उसके लिए आई बराबर 1 होगा। लेकिन यही अगर संयोजन होता, संयोजन यानी एसोसिएशन होता, संयोजन होता, आई का मान होता है 1 से कम, आई बराबर 1 से कम होता। और अगर वियोजन होता, टूटता, तो वियोजन के लिए आई बराबर होता 1 से अधिक। 1 से क्या होता भैया? अधिक होता। तो याद रखिएगा, 9 संयोजन 9 वियोजन, उसके लिए आई बराबर 1। संयोजन के लिए आई का मान 1 से कम, वियोजन के लिए 1 से ज्यादा। समझे? 12 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर। 13 नंबर का आ जाओ। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या खाता। समपराशरी विलयन के बराबर होते हैं, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसके बराबर होते हैं? समपराशरी विलयन में मोलर सांद्रण बराबर होता है, यानी मोलर कंसंट्रेशन जिसका बराबर होता है। जिन दो सॉल्यूशन का मोलर सांद्रण बराबर होता है उसी को बोलते हैं समपराशरी विलयन। क्या बोलते हैं? समपराशरी विलयन। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 14 नंबर का, आदर्श विलयन का निम्न में कौन गुण है, यानी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो आदर्श विलयन है भैया, आप अगर मेरा बात मान गए तो हम बोलेंगे अरे भैया ये तो आदर्श चला है। अब मेरा बात नहीं माने, बोले तो अनादर्श चला है। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसी को बोलते हैं आदर्श विलयन। तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी इट ओबे राउल्ट्स लॉ। सही बात है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वही है आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो हो गया अनादर्श विलयन। तो यह आंसर हो जाएगा आदर्श विलयन। कौन विलयन? आदर्श विलयन। सही आंसर हो जाएगा इसका ये।
और 5 मिनट देखना भैया। अगला प्रश्न आपके लिए क्या कहता है, विलियन का मोल प्रभाज क्या होता है। विलियन का मोल प्रभाज यानी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। विलियन का मोल प्रभाज 1 होता है तो आंसर 1 हो जाएगा। और आप जान लो मोल प्रभाज को हम लोग x से लिखते हैं। x अगर यहाँ a लगा देंगे तो ये विलय का मोल प्रभाज हो जाएगा, यहाँ b लगा देंगे तो विलायक का मोल प्रभाज होगा। तो मोल प्रभाज एक प्रकार का अनुपात होता है, रेशियो होता है। एक अवयव के मोलों की संख्या और कुल अवयव के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। यानी हो जाएगा Na बटे Na प्लस Nb। अगर XB का कहेगा तो इसका मोल यानी Nb का मोल बटे Na प्लस Nb। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो गया विलय का मोल प्रभाज, ये हो गया विलायक का मोल प्रभाज। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 1 आएगा, यही आंसर हम लोग मारेंगे। विलियन का मोल प्रभाज 1 होता है और मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये ताप पर भी निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये अनुपात है, रेशियो है, और अनुपात की कोई इकाई कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है भाइयों। देखो भैया मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि सफलता आपका शोर मचा दे। और इस बार हम लोग को केमिस्ट्री में 90 प्लस नंबर लाना है सभी लोगों को, इसलिए हम आपके लिए पूरा एकदम जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। और आपको भी मेहनत करना होगा और शुरू से अंत तक देखना होगा ये सब चीज को, तब ना आगे बढ़िएगा। चलिए अगले प्रश्न 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, कहना मुश्किल है, इसलिए तैयारी करना भी जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन विलय का उदाहरण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूट। विलय उसको कहते हैं जो घुलता है, जो घुलता है उसको कहते हैं विलय, जो घुलेगा उसको क्या कहते हैं विलय। जैसे चीनी, यूरिया, नमक तीनों घुलने वाला है तो सभी आंसर हो जाएगा ऑल। चीनी का फॉर्मूला बोलो C12 H22 O11। यूरिया का बोलो भैया NH2 CO NH2। हाँ, नमक का बोलो NaCl। ये सब घुलता है इसलिए सब विलय है, जो घुलेगा विलय है, सोल्यूट है। अगला नंबर हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं देते हैं। वजह क्या है कि हमको जल्दी ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, वीडियो को लेंदी नहीं बनाना, पूरा एकदम सस्ता वीडियो और समय भी कम रहे। ज्यादा बड़ा बना देंगे 20 क्वेश्चन में हम 2 घंटा समय देंगे, नहीं देंगे। इसलिए 20 क्वेश्चन में 20 मिनट तो समय दे सकते हो समझने के लिए। 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या है, यानी द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम वाटर। तो देखो भैया मोल बराबर एक फॉर्मूला याद रखिएगा, मोल को हम लोग n से डिनोट करते हैं। n बराबर होता है W/m। W माने गिवन वेट, दिया गया द्रव्यमान, गिवन वेट, और m मतलब होता है मोलर मास, मोलर मास। तो सबसे पहले आपको ये मोलर मास निकालने के लिए सीखना होगा। ये मोलर मास को हिंदी में बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान के लिए आप याद रखो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम, कार्बन का होता है 12 ग्राम, नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। समझ रहे हैं। जैसे मान लो जल है तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो जल का जब द्रव्यमान निकालेंगे तो जल में हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम हो जाएगा, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम। ये MTR करना होगा, रटनाव होगा। तो 16 2 18 ग्राम। ये जो 18 ग्राम निकला है ये जल का आणविक द्रव्यमान निकला। क्या निकला है, जल का आणविक द्रव्यमान। तो हमको मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान मालूम है 90 ग्राम, यानी W बराबर आपको 90 ग्राम है। जल है, जल का आणविक द्रव्यमान 18, यानी m बराबर 18 होगा, है। तो n बराबर फॉर्मूला लगा दो W/m। W कहते 90 है, 90 बटा 18, 18 पंचे 90, 5 मोल। आंसर होगा B। जो लोग B बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोले, आंसर होगा B। क्योंकि मोल जब भी निकालना होगा तो दिया गया द्रव्यमान मालूम ही होगा, सिर्फ आपको आणविक द्रव्यमान निकाल लेना है और n बराबर W/m फॉर्मूला लगा देना, बन जाएगा। ठीक है, समझ गो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जान। अच्छा, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होता है यानी द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अरे भैया ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का है। जब इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, m निकालेंगे, कार्बन है 6, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन है 12, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन है 6, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। तो देखो 12 छाके 72, 12 कम 12, 16 छाके 96। सबको अगर आप जोड़ दोगे तो 180 ग्राम आएगा। ये जो 180 ग्राम है यही
द्रव्यमान है आणविक द्रव्यमान, तो आंसर होगा 180 ग्राम। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग परमाणु द्रव्यमान को जोड़ते हैं। सबका परमाणु द्रव्यमान याद रखना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है भाइयों, ठीक है। हे उदास काय है वो, ऐसा उदास नहीं होइए, जीवन में उदास नहीं होना है। कोई छोड़ के चल के जाने दीजिए, वो सबके चक्कर में मत पड़िए, वो सब तो ऐसे है, भरोसा तो नहीं, लड़की पे कभी विश्वास मत कीजिए, एकदम पूरा याद रखिएगा। अब आइए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आया है और जल्दी से इसको खत्म किया जाए। यदि 4 ग्राम NaOH 400 ml विलयन में घुला हुआ है तो मोलरता क्या होगी? यानी इफ 4 ग्राम NaOH dissolve in 400 ml of the solution the molarity will be, यानी कह रहा 4 ग्राम NaOH घुला है, कौन घुला है? NaOH हो जाएगा विलय, और इसका जब आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो सोडियम का होता है 23 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, टोटल हो जाए तो हुआ 40 ग्राम, ये आणविक द्रव्यमान। और ये 4 ग्राम इसका दिया गया है, और दिया गया द्रव्यमान को हम लोग WA लिखते हैं, WA बराबर 4 ग्राम, और कह रहा 400 ml विलयन है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है 400 ml, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो निकालना क्या है? मोलरता। तो याद करो, मोलरता का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया था, M बराबर WA गुना 1000 बटे MA गुना V इन ML। तो लगा दो भैया, लगा दो, WA कते 4, WA कते 4 गुना 1000 बटे MA कते 40 गुना 400। कटा दो तो देखो कट देते हैं, 0 0 शहीद हो गया, 2 0 2 0 शहीद हो गया, 4 एकम 4, 1/4 आया, 1/4 मतलब 0.25। आंसर ए नंबर निकल गया, आंसर ए 0.25 मोलरता निकाल लिए। और लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मोल प्रभाज निकालने कह रहा है, हम लोग निकाल देंगे बड़ा प्यार से, शांति से। यदि 30 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में घुला है, 30 ग्राम यूरिया है 90 ग्राम जल में घुल गया है, कहता है यूरिया का मोल प्रभाज निकालिए। तो अच्छा, मोल प्रभाज निकाल देंगे। देखिए कैसे, यदि 30 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में घुला है तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा? इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए, इफ 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया विल बी। तो देखो भैया, कौन विलय है कौन विलायक है ये जानना पड़ेगा। यूरिया घुला है ना, तो यूरिया हो गया विलय, ठीक, और किसमें घुला? जल, जल हो गया विलायक। और हम बोले थे विलायक के लिए बी लगाएंगे, विलय के लिए ए लगाएंगे। इसका दिया गया द्रव्यमान WA है 30 ग्राम, और यूरिया का आणविक द्रव्यमान होता है 60 ग्राम। ये 60 कहां से लाइए? यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CONH2 उसमें डाल दो। और यहां पर देखो, इसका दिया गया द्रव्यमान WB कितना है? 90 ग्राम, 90 ग्राम जल है, और आणविक द्रव्यमान जल का होता है 18 ग्राम। आप मोल निकाल लो, यानी Na बराबर होगा 30/60, 1/2 यानी 0.5 मोल आया। इसका निकाल लो NB 90/18, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान 18 पंचे 90, 5 मोल आया। XA बराबर फॉर्मूला लगाइए Na बटे Na प्लस NB। बोल भैया, Na का मान कते 0.5 बटे Na 0.5 प्लस 5, आंसर होगा 0.5 बटे 5.5। ये कट गया, 5 एकम 5, 11/55, 1/11, आंसर 6। हाँ, ए नंबर, बस कोई दिक्कत। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा क्या? ये सीरीज चलने देना चाहिए, लगातार आपको इसी समय पर मिलते रहना चाहिए कि नहीं? आप लोग शुरू से अंत तक देखते हो कि नहीं? ये सब कमेंट करके बताना कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने सहपाठियों, फ्रेंड सर्किल में सबको भेजिए। इसका लिंक सब आप एकदम स्टेटस सब लगा दीजिए, शेयर करना है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।